Hi guys, I'm Professor Narayan Nile from Bhagyavid Academy. Friend, today we are going to learn about the lesson number second, federalism. This is the civic chapter, friend. SST क्लास 10th का चैप्टर है. फ्रेंड, इस लेसन में अपन डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज मीन बाय फेडरलिज्म. फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है. जैसे फर्स्ट लेसन में हमने डिस्कस किया व्हाट इज मीन बाय पावर शेयरिंग, और दो में किस प्रकार से पावर शेयरिंग है. मतलब हमने दो कंट्रियों का स्टडी किया था. मतलब एक था बेल्जियम और एक था श्रीलंका. तो आज अभी इस चैप्टर में हम स्टडी करने जा रहे हैं फेडरलिज्म. व्हाट इज मीन बाय फेडरलिज्म. पहली बात डिस्कस करेंगे इज इंडिया अ फेडरल कंट्री. ये हम टॉपिक फर्स्ट में स्टडी करने वाले हैं. देखो मैंने बोला टॉपिक फर्स्ट व्हाट इज मीन बाय फेडरलिज्म एंड इज इंडिया अ फेडरल कंट्री. ये सिर्फ दो टॉपिक हमको टॉपिक फर्स्ट में डिस्कस करना है. फिर टॉपिक सेकंड में डिस्कस करना है हमको फेडरलिज्म का मतलब क्या है. तो फेडरलिज्म किस प्रकार से हमारे इंडिया में प्रैक्टिस करता है और फेडरलिज्म की वजह से पावर किस प्रकार से हमने डिसेंट्रलाइज की है. व्हाट इज मीन बाय डिसेंट्रलाइज करना यानी पावर शेयर करना. तो ये सारी बातें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टॉपिक फर्स्ट और टॉपिक सेकंड. तो सबसे पहले देखते हैं टॉपिक फर्स्ट, फेडरलिज्म एंड इंडिया अ फेडरल कंट्री. आपको 100% क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय फेडरलिज्म, और क्वेश्चन आता है एंड इज इंडिया अ फेडरल कंट्री, एक्सप्लेन. तो सारा हमको एक्सप्लेन करना है बराबर. चलो देखते हैं पहले फेडरलिज्म का मतलब क्या. द शेयरिंग ऑफ पावर among the central government, state government and regional government मतलब local government is known as a federalism. तो उसी को हम फेडरलिज्म बोलते हैं. बिल्कुल क्लियर. मतलब पावर शेयर कर देना. एक आदमी ने पावर नहीं लेना, पावर को क्या कर देना, शेयर कर देना. तो उसको बोलते हैं इजी टू वर्क हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फेडरलिज्म. जैसे हमारे घर में समझो एक पापा है, पापा को 3 लड़के हैं, एक खेती करता है, एक बिजनेस करता है, एक किराना शॉप है. बराबर है. तो फॉर एग्जांपल अभी पापा ने मतलब पापा ये सब काम कर रहे हैं अकेला आदमी, तो ये कहीं पे भी पापा को डेवलपमेंट नहीं मिलेगा. लेकिन पापा को यदि 3 लड़के हैं तो तीनों लड़कों को उन्होंने कोई एक को बोला कि तू सिर्फ खेती देखना, तू सिर्फ बिजनेस करना और तूने सिर्फ किराना शॉप वगैरह चलाना. तो ऐसे में क्या हो जाएगा, तीनों की डेवलपमेंट होगी और तीनों प्लेसेस हम डेवलप हो सकते हैं. तो इसको बोलना पावर को क्या कर देना, शेयर कर देना और सब में बांट देना, बराबर काम करने को लगा देना. इससे क्या होता है, काम परफेक्ट होता, इजी होता और जल्दी होता, फास्ट होता है. तो दैट इज द सिस्टम मींस बाय द फेडरलिज्म. उसी को नाम दिया गया है फेडरलिज्म. तो अब मुझे बताओ इज इंडिया अ फेडरल कंट्री. यस ऑब्वियसली 100%. क्यों, तो इंडिया में भी पावर क्या किया गया है, शेयर किया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से शेयर किया गया है. इन द फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट there is a clear and cut division of the power between the central authority and various constituent units of the country. हमारे इंडिया में फेडरल गवर्नमेंट है क्योंकि क्लियर एंड कट डिवीजन पावर की डिवीजन की है. कौन कौन से, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में. ओके नेक्स्ट. तो चलो देखते हैं पहले अपन थर्ड पॉइंट अभी देखते हैं, द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आर. आपको क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आर. फेडरलिज्म के की फीचर्स बताओ 5 कम से कम. ऐसा 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा कि क्या रहा, मतलब अपन उसको फेडरलिज्म बोल सकते हैं. तो चलो पहला वाला पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, एकदम आईएमपी क्वेश्चन है, लिख लेना यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चन. बराबर. चलो देखते हैं. देयर आर 2 और मोर लेवल और टायर्स ऑफ द गवर्नमेंट. इसमें कम से कम 2 गवर्नमेंट तो भी होते हैं. हमारे इंडिया में पहले सिर्फ 2 ही गवर्नमेंट थे, मतलब एक सेंट्रल गवर्नमेंट था और स्टेट गवर्नमेंट था, लोकल गवर्नमेंट नहीं था. लेकिन बाद में और इंडिया को ऐसा लगने लगा कि नहीं यार थोड़ा सा और ऐसा किया तो और अच्छा होगा, तो दैट्स व्हाई अभी थर्ड वाला भी टायर आ गया हमारे यहाँ पे. नहीं तो 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट था हमारा पहले. तो इसमें पहली बात तो 2 और मोर लेवल्स ऑफ और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होता है. डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन. देखो सिटीजन तो सेम है इंडिया में, मैं समझो या तुम बच्चों समझो, अपन सिटीजन एक है, लेकिन हमारे ऊपर पहला अधिकार है स्टेट गवर्नमेंट का और दूसरा अधिकार है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी. मतलब हम उनके भी सिटीजन है, इंडिया के भी सिटीजन है, महाराष्ट्र के भी सिटीजन है. बट ईच टायर हैज इट्स ओन जर्सिडिक्शन इन अ स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन. यानी फिर हमारा क्या है, खुद का एक लेजिस्लेशन है, जर्सिडिक्शन है. पहले जर्सिडिक्शन मतलब हर टायर का उसका जर्सिडिक्शन. जर्सिडिक्शन का मतलब होता है कोर्ट और लेजिस्लेशन का मतलब होता है लॉ एंड टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन. यानी हर टायर का उसका खुद का क्या रहता है,
खुद का एक कोर्ट रहता है, खुद के कायदे रहते हैं और खुद के टैक्सेशन रहते हैं और खुद के एडमिनिस्ट्रेशन रहता है। थर्ड, द jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम स्पेसिफिकेशन दिया है, क्लियर एंड कट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के काम है, स्टेट गवर्नमेंट के काम है, ये लोकल गवर्नमेंट के काम है, और ये यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के काम है। अभी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या मतलब, वो मैं आगे बताऊंगा। समझ में आया इतना? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फिक्स ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, हर टायर का क्या वर्क रहेगा। द फंडामेंटल प्रोविजन, आया वो वर्ड जो मैंने बोला कि मैं नेक्स्ट बताऊंगा। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट यूनिटरीली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। देखो अभी फंडामेंटल प्रोविजन मतलब क्या, ऐसे मूलभूत चीजें, मतलब एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, एकदम और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो इसमें सिर्फ एक गवर्नमेंट ने डिसीजन ले सकता, कोई भी, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन ले सकता है या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के लोग बुलाने पड़ेंगे, उनकी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, फिर डिसीजन होगा। बराबर ऐसे, क्योंकि ये जो बातें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको बोलते हैं फंडामेंटल प्रोविजन। फंडामेंटल प्रोविजन के ऊपर जब डिस्कस करना होता है तो दोनों गवर्नमेंट को बुलाना पड़ता है और फिर बातें होती है, तो उसी को बोलते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ऑल्सो यूनिटरी फॉर्म ऑफ मतलब दोनों गवर्नमेंट का यूनिट बनाया जाता है, यूनिटी बनाई जाती है और फिर एक रूल डिसीजन बनते हैं, तो उसी को बोलते हैं। ये भी काम है फ्रेंड हमारे की फीचर्स है फेडरलिज्म का। सच चेंजेस रिक्वायर द कांस्टेंट ऑफ द बोथ लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। और इन चीजों में हर 2 साल 4 साल 5 साल के बाद में क्या करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं, बिकॉज वी हाउ टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन। जैसा समय आता है, सिचुएशन आती है, अकॉर्डिंग टू इट हमें और हमारे रूल्स में क्या हमें क्या करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं। उनको अमेंडमेंट भी बोलते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हाट इज मीन बाय अमेंडमेंट, मतलब चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बराबर, लेकिन इतना आसान होता है क्या चेंजेस करना? नहीं फ्रेंड, इट रिक्वायर लॉट ऑफ हार्डवर्क और बहुत समय, इट रिक्वायर टाइम ऑल्सो। तो ये सारी बातें लगती है। कोर्ट हैज अ पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब फ्रेंड कोर्ट को पावर दी गई है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरप्रेट कर सकती कोर्ट, मतलब गवर्नमेंट को बता सकती है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, दिस इज रॉन्ग एंड दिस इज राइट। मतलब इतना अधिकार हमारे किसको दिया है, कोर्ट को दिया है। देखो फ्रेंड मैंने बोला कि गवर्नमेंट के 3 प्रकार होते हैं, वो वर्टिकली कौन से 3 प्रकार होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। और हॉरिजॉन्टली भी 3 होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो जुडिशियरी को भी उसका उसका खुद का अधिकार है, वो गवर्नमेंट को सुना सकते हैं। बराबर, तो ये सारे फेडरलिज्म में आता है। कोर्ट को इंटरप्रेट करने का अधिकार है, द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, वो कुछ भी कर सकता है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू एंश्योर इट फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब फ्रेंड बिल्कुल गारंटी होती है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, तुम तुम्हारी डिसाइड कर सकते हो, मतलब तुम तुम्हारे टैक्सेशन डिसाइड कर सकते हो। बराबर, रेवेन्यू कितना रखना चाहिए खेती के ऊपर वगैरह, ये स्टेट गवर्नमेंट उसके उसके लेवल पे क्या कर सकता है, उनके उनके राइट्स उनको दिए गए हैं। द फेडरल सिस्टम दस हैज अ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम के 2 ऑब्जेक्टिव, आपको क्वेश्चन आता है, अंडरलाइन करो जरा ये सेंटेंस। व्हाट आर द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द फेडरल सिस्टम? कौन कौन से 2 ऑब्जेक्टिव है फेडरल सिस्टम के? तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू सेफगार्ड एंड टू प्रोमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री। मतलब कंट्री को सेफ रखना, सिटीजन को सेफ रखना और कंट्री में यूनिटी बनाए रखना। सेफ रखना ये तो पहली जिम्मेदारी हमारे गवर्नमेंट की, हमारे लिए। बराबर, हमको सेफ रखती है और फिर यूनिटी भी रखती है ताकि हम में झगड़े झुगड़े ना हो, वाइल एट द सेम टाइम द एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। मतलब एखादा आदमी है, वो फॉर एग्जाम्पल अभी इमेजिनेशन करो वो मराठी बोलता है और यदि वो पंजाब में है तो मराठी यदि बोलते हैं तो महाराष्ट्र में आ सकता है, महाराष्ट्र में रह सकता है। मतलब अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज उसको एकोमेंडेशन का क्या दिया जाता है, चांस। मतलब एखादे स्टेट से दूसरे स्टेट में आ सकता है, इतना फ्रीडम हमारे फेडरल सिस्टम ने हमको दिया है। क्या क्या रखा है? पहली बात टू सेफगार्ड, हमें सेफ रखना, यूनिटी बनाए रखना और एकोमेंडेशन का चांस कहाँ पे भी हमको है। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक? आगे अर्जेंटीना, वो पॉइंट वहां पे खत्म हो गया, ध्यान में रखना। अभी नया वाला पॉइंट, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, जर्मनी, इंडिया, मेक्सिको,
स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव अ फेडरल गवर्नमेंट. अंडरलाइन करो जरा क्वेश्चन को. विच कंट्री हैव अ फेडरल गवर्नमेंट? कौन कौन से ऐसे कंट्री है कि जहां पे फेडरल गवर्नमेंट है? तो फ्रेंड ये सारे कंट्रियों के नाम लिख देना, ये सब फेडरल गवर्नमेंट है. Constitution clearly provided threefold distribution of the legislative power between the union government and state government, and thus it contains the three list. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर एंड कट लिख के दिया है कौन सी पावर यूनियन गवर्नमेंट को होंगे. और यूनियन गवर्नमेंट, अभी वो बोलेंगे सर व्हाट इज मीन बाय यूनियन गवर्नमेंट. अबे यूनियन गवर्नमेंट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार. समझते हैं? ओके, केंद्र सरकार और राज्य सरकार. यूनियन गवर्नमेंट को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर एंड कट लिस्ट बना के दिया है. ये क्वेश्चन एकदम आईएमपी करके रखो. व्हाट आर द पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स आर गिवन टू द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को कौन कौन सी पावर दी गई है उनकी लिस्ट बना डालो. तो बनाते हैं यार तीनों की लिस्ट. चलो, तीन लिस्ट बनाए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने. मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए और कॉन्करेंट गवर्नमेंट ने क्या करना चाहिए. तीन लिस्ट है. देखो, यूनियन लिस्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है. इट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस. बराबर है फ्रेंड. डिफेंस जो खाता है हमारे कंट्री का, ये टोटल किसके हाथ में होता है? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, यूनियन लिस्ट में. दूसरा है फॉरेन अफेयर्स. मतलब हमारा किसी कंट्री के साथ कुछ झगड़ा हो गया या कुछ इंपोर्ट करना है या कुछ एक्सपोर्ट करना है, तो ये सारे अफेयर्स या स्पोर्ट्स वगैरह करना लेना है, तो ये सारे फॉरेन अफेयर्स भी यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं. बैंकिंग भी उसमें आती है, कम्युनिकेशन उसमें आता है और करेंसी. ये जो महत्व के 5 मुद्दे हैं ये यूनियन लिस्ट में दिए हैं. कौन कौन से 5 मुद्दे? और एक बार बोलता हूँ, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन एंड करेंसी. बिल्कुल ध्यान में रखा. ओके, तो ये यूनियन लिस्ट में थे. अलोन कैन मेक द लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट एंड मेंशन इन द यूनियन लिस्ट. मतलब रिगार्डिंग इट सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी लॉ बना सकता है और पब्लिक में इस थिंग्स में चेंजेस कर सकता है. ओके, नेक्स्ट, स्टेट लिस्ट कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट्स. अभी स्टेट लिस्ट में क्या क्या दिया गया है? लोकल इंपॉर्टेंस सच एज पुलिस. पुलिस के बारे में कुछ भी डिसीजन लेने का अधिकार हमारे स्टेट को होता है. पुलिस का पेमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता नहीं है. वो जो सर्विस करता है वो स्टेट गवर्नमेंट के करता है. ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन, ये 5 मुद्दे किसको दिए हैं? स्टेट गवर्नमेंट को दिए. देखो, मैंने पहले पास दिया यूनियन लिस्ट को, मैंने नहीं मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने. दूसरे स्टेट गवर्नमेंट को पास दिया कौन कौन से? पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. बराबर. द स्टेट गवर्नमेंट alone can make the law relating to the subject and mention in the state list. इनमें कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो ये अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को नहीं है या स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं है. ये सारा अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को होता है क्योंकि वही उनके पेमेंट करते हैं, वही उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इनकी ही जिम्मेदारी है उनके पेमेंट वगैरह करना या उनमें कुछ नॉर्म्स वगैरह चेंज वगैरह लॉ के लिए करना. आगे आता है कॉन्करेंट लिस्ट. अब आप बोलेंगे सर यूनियन लिस्ट पता हो चुकी सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पता चली स्टेट गवर्नमेंट की, अभी कॉन्करेंट लिस्ट लोकल गवर्नमेंट की है क्या? तो नहीं. कॉन्करेंट लिस्ट मतलब क्या? जो ऐसे बेसिक फंडामेंटल कुछ चीजें होती है जो दोनों मिला के जो मूलभूत चीजें होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट में भी होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट में होना है, उसी को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट. दोनों मिला के. Concurrent list includes the subject of common interest to the both union government as well as the state government. Such as कौन कौन सी अंडरलाइन करना बिल्कुल. हाँ, एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन. ये सारी बातें काय में आती है? कॉन्करेंट लिस्ट में आती है. फ्रेंड समझ में आया? ध्यान में रखना है कॉन्स्टिट्यूशन ने 3/4 डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर का यूनियन गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में कैसे किया है और उसकी कौन सी 3 लिस्ट है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. ध्यान में रखा? ओके.
Both the union as well as the state government can make the law the son the subject, law son the subject and mention in this list. ये सब का लॉ वगैरह बनाना उनका काम है. इफ देयर लॉ कॉन्फ्लिक्ट, और यदि समझो अभी एजुकेशन के बारे में कुछ लॉ बनाना है और सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं ऐसा होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है नहीं ऐसा होना चाहिए, मतलब दोनों में क्या हो गया, मतलब झगड़ा हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो फिर कैसा होता है प्रॉब्लम सॉल्व. द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रिवेल. फिर कोर्ट नहीं तो यूनियन गवर्नमेंट दोनों मिला के बैठते हैं और लास्टली प्रॉब्लम क्या किया जाता है, सॉल्व. ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार हमारे किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को है. स्टेट गवर्नमेंट शुड हैव लिसन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की बात सुनना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट को. ओके, नेक्स्ट. Some units of the Indian Union are smaller in size in comparison to the other states to become an independent states. देखो फ्रेंड, लेकिन फिर भी और कुछ ऐसे स्टेट्स हैं हमारे कि जो स्टेट्स भी नहीं बन सकता और किस में जा भी नहीं सकता, एकदम स्मॉल इन साइज है. तो ऐसे को क्या किया गया है, दैट कैन नॉट बी मर्ज विथ एक्साइटिंग स्टेट, और दूसरे स्टेट में जाने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है. तो ऐसे कुछ चीजें रहती है, तो ऐसे चीजों को बोला जाता है यूनियन टेरिटोरीज. देखो फ्रेंड, मैंने पहले भी आपको बोला था कि इंडिया में 29 स्टेट्स है और 7 इन यूनियन टेरिटोरीज है. समझ में आया, ये ध्यान में रखना है. और ये जो यूनियन टेरिटोरीज होते हैं उनके टोटल अधिकार किसके हाथ में होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होते. ओके, चलो कुछ टर्म्स दिए हैं, अभी अपन ने जो स्टडी किया उसमें कुछ टर्म्स आए, तो उस टर्म्स का मीनिंग मैं आपको बता देता. एक एक मार्क के लिए टर्म्स आ सकती है. व्हाट इज मीन बाय फेडरलिज्म, तो मैंने बताया पहले आपको व्हाट इज मीन बाय फेडरलिज्म. व्हाट इज मीन बाय जर्सीडिक्शन, जर्सीडिक्शन का मतलब बताया कोर्ट सिस्टम. स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग कोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अलग कोर्ट है, बराबर. लोकल गवर्नमेंट के लिए अलग कोर्ट है. जैसे मैंने आपको बताया अभी कि जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जो स्टेट लेवल पे होता है उसको हाई कोर्ट बोलते हैं, बराबर. और जो सेंट्रल गवर्नमेंट पे होता है वो सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, सबसे हाईएस्ट कोर्ट. यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो इट इंक्लूड्स 97 सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस. एक्चुअली कितने सब्जेक्ट है उसमें, टोटली ध्यान में रखना है 97 सब्जेक्ट. ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में आता है कि हाउ मेनी सब्जेक्ट आर इंक्लूड इनटू द यूनियन लिस्ट. The central government alone can make the decision on these matters such as the defense of the nation and foreign affairs, finance and communication. तो ये सारी बातें यहाँ पे आती हैं, बराबर. चलो नेक्स्ट. अभी स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होता है, स्टेट लिस्ट और द लिस्ट सेकंड इज द लिस्ट ऑफ 61 एटम्स. कितने एटम्स है टोटल, 61. लेकिन पहले कितने थे, इनिशियली 66 एटम थे, बराबर. अब थोड़े से कम कर दिए गए. इन द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चेंजेस कर दिए गए. इट इंक्लूड्स द मैटर ऑफ स्टेट लेवल इंपॉर्टेंस, लेकिन उसमें जो भी सब्जेक्ट होते हैं सारे स्टेट लेवल से रिलेटेड होते हैं. स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक द डिसीजन ऑन दिस एरिया, यानी उस एरिया में कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो सारे डिसीजन कौन ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट. दे इंक्लूड द मैटर सच एज द पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, कॉमर्स एंड इरिगेशन. ये सारी बातें उनकी होती है. अभी देखेंगे अपन कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब ये भी मैंने बताया लेकिन थोड़ा सा और होता था. कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है यदि उस कॉन्करेंट लिस्ट में पहले थे लिस्ट में 52 एटम थे, दो द लास्ट एटम इज नंबर्ड 47, लेकिन लास्ट एटम का नंबर हमारा 47 है एक्चुअली. फिर भी मतलब उसमें कुछ पार्ट है, वो एक्चुअली टोटल एटम है वो 52. गिवन टू द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. 7th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया था तब ये नॉर्म्स थे. इट इंक्लूड्स दो सब्जेक्ट विच आर कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ, यानी उसमें कौन से कब सब्जेक्ट होते हैं जो दोनों का इंटरेस्ट है. मैंने बताया उसके बारे में, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिजेस, एडॉप्शन, सक्सेशन एंड द ट्रेड यूनियन. बोथ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक द डिसीजन ऑन दिस मैटर. इनके ऊपर दोनों को बैठना पड़ता है और डिसीजन लेना पड़ता है. अभी थोड़ा सा और एक महत्वपूर्ण पार्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहाँ पे. ये देखो अभी ये कमिंग टुगेदर फेडरल सिस्टम क्या है एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरल सिस्टम क्या है, आज हम देखेंगे. फ्रेंड, हमारे इंडिया में जो है ना, ये क्वेश्चन हमको कम से कम 3 मार्क के लिए 101% आएगा. डिवाइडेशन मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशन एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन. अभी
इंडिया जो है ना वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन सिस्टम में है। कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में फर्क क्या है मैं थोड़ा सा आपको बता देता फिर रिपीट करता। देखो फ्रेंड, पहले इंडिया एक ही कंट्री था बहुत बड़ा, उसका सारा कारोबार पीएम देखता था, जैसे हमें फ्रीडम मिला वैसे। लेकिन पीएम को टेंस आने लगा कि साला इतना इतना बड़ा एरिया पे मैं अकेला कैसे ध्यान दे सकता हूँ, तो उसने क्या कर दिया, उसके कुछ स्टेट्स बनाए छोटे छोटे छोटे, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज बनाए, कुछ जोग्राफिकल एरिया के अनुसार बनाए, कुछ रीजनल एरिया के अनुसार वैसे बनाए स्टेट्स छोटे छोटे। तो कितने स्टेट्स बनाए, 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटोरीज, बराबर। लेकिन सबका कारोबार एक है और सेंट्रल गवर्नमेंट सबको मेन बॉस है, सबको हैंडल करता है, तो ये बोलते उसको बोलते होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन सिस्टम। कौन सी, होल्डिंग टुगेदर, मतलब सब होल्ड है टुगेदर और फेडरल सिस्टम चलते हैं। और इसमें मैंने बोला कि इंडिया एक एग्जांपल है। अभी थोड़ा सा कमिंग टुगेदर फेडरेशन में आता है। कमिंग टुगेदर मतलब क्या, एक एक नेशन है, एक नए नेशन, एक नेशन है, एक नेशन है, लेकिन चारों के चारों छोटे, यानी ऐसे स्टेट जैसे छोटे छोटे पिल्ले। तो एक नेशन नहीं बन सकता, मतलब कोई भी आएगा उसको मजा करेगा, उसकी ले लेगा ऐसी को ऐसी, बराबर, उसको तकलीफ दे सकता है, हरासमेंट कर सकता है। तो फिर क्या किया इन चारों स्टेट ने या नेशन ने, क्या किया, इकट्ठा आ गए और एक नेशन बना लिया, और उनके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सेम रहे, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरल सिस्टम। समझ में आया? चलो देखते पहले होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इट इज अ फेडरल सिस्टम इन विच सेवरल इंडिपेंडेंट स्टेट्स कम टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। खुद होके चारों के चारों एक जगह पे आ गए और एक बड़ा यूनिट बना लिया, सो दैट बाय द पुलिंग सवर्जिनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। क्या करने के लिए, सोवर्जिनिटी बढ़ाने के लिए, मतलब नंबर वन रहने के लिए, सार्वभौम बनने के लिए, आइडेंटिटी, खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए, और तीसरी बात सिक्योरिटी के लिए उन्होंने ऐसा कर दिया। उसको बोलते कमिंग टुगेदर फेडरेशन। चलो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं उसका। यूएसए उसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, दूसरा है स्विट्जरलैंड, और तीसरा एग्जांपल है ऑस्ट्रेलिया। समझ में आया फ्रेंड? ये है कमिंग टुगेदर। अब बताऊंगा मैं फेडरल होल्डिंग टुगेदर। ये तो मैंने बताया, फिर भी आपको पढ़ लेता हूँ। It is the federation in which large country decided to divide its power between the constituent states that the national government, मतलब national government क्या करता, अपनी पावर डिवाइड करके देता था, तू ये संभाले, तू संभाले, तू संभाल, बराबर। तो उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर। इट इंक्लूड्स इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, बेल्जियम भी उसका एक एग्जांपल है। देखो फ्रेंड, बेल्जियम। तो अब आगे देखते हैं रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट मतलब क्या, व्हाट इज मीन बाय रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। The matter are not included in any of the three lists are known as a residuary subject। जो तीनों में नहीं आता है, मतलब ना यूनियन लिस्ट में आता है, ना स्टेट लिस्ट में आता है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, बराबर। तो फिर कौन सा रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट, मतलब जो नए से आए, उसके लिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन गई थी लेकिन बाद में आया ये, तो उसमें चेंज करना पड़ा, एक लॉ बनाना पड़ा। मेक द लॉ ऑन विच सब्जेक्ट इज कॉल्ड द रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट, नया वगैरह आया तो। द सेंट्रल गवर्नमेंट, द पार्लियामेंट हैज गिवन द राइट टू द लेजिस्लेट इन विच दिस सब्जेक्ट, यानी न्यू सब्जेक्ट सच एज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। देखो फ्रेंड, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी तब कंप्यूटर ही नहीं था, तो सॉफ्टवेयर तो जान दो, बराबर। तो ये कंसेप्ट ही नहीं था, तो उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना नेसेसरी था, एंड दैट्स व्हाई बाद में उसको ऐड किया गया। तो उसको बोलते हैं रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट। ऐसे नए कुछ आया तो ये प्रॉब्लम रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट में आते हैं। आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन मेड कम टुगेदर एंड रेसिड्यूअरी सब्जेक्ट, ओके। यूनिटरी सिस्टम मतलब क्या, जब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में प्रॉब्लम आता है तब दोनों मिला के काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिटरी सिस्टम। इट इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इन विच आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट और सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड द यूनिटरी सिस्टम, बराबर। तो ये यूनिटरी सिस्टम होती है। चलो आगे, लैंग्वेज पॉलिसी क्या, देखो मैंने बताया कि कुछ स्टेट्स डिवाइड कर दिए गए, तो काय के बेसिस के ऊपर, लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर। चलो पहले टोटली इट इज द सेफगार्ड टू द अदर लैंग्वेजेस अंडर दिस पॉलिसी बिसाइड द हिंदी। देखो पहले कुछ लोगों ने ऐसा डिसाइड किया 1965 में कि हिंदी को क्या कर दिया जाए, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज थी उसको निकाल के फेंक दिया जाए।
लेकिन जो नीचे वाले स्टेट्स थे, मतलब हमारे नीचे वाले स्टेट्स, मतलब जो पेनिसुलर एरिया था, वहाँ पे हिंदी का कोई नहीं आता था, उनको इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आती, तो दैट्स वाई वो लोगों का निगेशन था उसके लिए। दैट्स वाई हिंदी ऑफिस क्या नहीं बनी, नेशनल लैंग्वेज नहीं बनी, लेकिन बनी तो सिर्फ नाम की बनी, बराबर, लेकिन इंग्लिश रही, इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज दर्जा दे दिया। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा भी कह दिया फिर कि 21 अदर लैंग्वेजेस भी तुम क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो, उसको शेड्यूल लैंग्वेज में कर दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन में। मतलब मराठी फॉर एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में मराठी लोग बोलते, तो मराठी तुम यहाँ पे महाराष्ट्र में तुम्हारी ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकते हो, ऐसा भी डिसाइड कर दिया गया। यानी लैंग्वेज के बेसिस के ऊपर स्टेट्स बनाए गए। Scheduled language. Actually, 22 languages are which are listed into the English schedule of the Constitution are known as the scheduled languages. टोटल 22 लैंग्वेजेस थे जो मैंने बोला, 21 प्लस हिंदी, बराबर। इंडियन फेडरेशन मतलब क्या, तो मैंने ये भी बोला आपको कि इंडिया में 29 स्टेट्स होते हैं और 7 यूनियन टेरिटरीज होते हैं। इट्स कैपिटल कौन है, तो न्यू दिल्ली है। यूनियन टेरिटरीज मतलब क्या, तो मैंने दो बताया आपको कि जो जिसका कारोबार कौन देखता है, स्टेट भी नहीं होते हो, उनका कारोबार सेंट्रल गवर्नमेंट देखता है। These territories do not have the powers of the states, come under the direct rule of the central union government. For example, चंडीगढ़, लक्षद्वीप एटसेट्रा। समझ में आया। फिर देखेंगे रेडियलिज्म मतलब क्या, अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ प्राइड और लॉयल्टी इन द पर्टिकुलर रीजन which desire of more power to govern themselves, that is called the regionalism। मतलब कुछ लोग, ये मेरा रीजन है, ये मेरा एरिया है, मैं उसमें ही रहूंगा, तो ओके, तो इस प्रकार से बनाए गए। ये था मेरा टॉपिक फर्स्ट, टोटल हमने डिस्कस किया, उसमें था फेडरलिज्म एंड इंडिया इज अ फेडरल कंट्री। ओके, श्योर। आगे अभी अपन सेकंड टॉपिक देखेंगे। उस टॉपिक का नाम है फेडरलिज्म इन प्रैक्टिस एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। मतलब फेडरलिज्म हमारे इंडिया में काम करता है कि नहीं, कैसे करता है प्रैक्टिस में, और डिसेंट्रलाइजेशन कैसे कर दिया है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने। इंडियन गवर्नमेंट ने डिसेंट्रलाइज किया। व्हाट इज बाय डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब क्या किया, पावर को शेयर कर दिया, डिवाइड कर दिया, उसको बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। चलो क्विक रिव्यू देखते हैं थोड़ा सा लेसन का, इस टॉपिक का। The creation of the linguistic states was the first and the major test of the democratic politics in our country। पहले स्टेट्स बना डाले और फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स स्टार्ट हुआ। समझ में आया। हिंदी वाज आइडेंटिफाइड एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, बट beside the Hindi there are the 22 other languages recognized as a scheduled languages of the constitution। दूसरे को भी दिया। States like Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand were created not on the basis of language but recognize the difference based on the culture, ethnicity and geography। आपको 100% एक क्वेश्चन आता है कि कौन सी लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दी गई और कितने लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन ने मान्यता दी, तो 22 लैंग्वेजेस को। दूसरा और एक क्वेश्चन आएगा आपको एकदम आईएमपी क्वेश्चन, कौन से ऐसे स्टेट्स है कि जहां पे लैंग्वेज बेसिस के ऊपर उनका डिवाइडेशन नहीं हुआ है, जो रीजनल बेसिस के ऊपर, कल्चर बेसिस के ऊपर और इथनिसिटी बेसिस के और जोग्राफिकल एरिया के ऊपर डिसाइड हुआ, तो नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। ओके, नेक्स्ट, restructuring the central state relation is one more way in which the federalism has been strengthened in practice। देखो थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करना पड़ता है। रिस्ट्रक्चर मतलब क्या, रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े बहुत क्या करने पड़ते हैं, चेंजेस करने पड़ते हैं, तो उसमें अच्छा रहता है। देखो हमारा मकान भी रहता है, तो हम 10 साल 5 साल के बाद में उसको रिस्ट्रक्चर करते हैं, तो रिस्ट्रक्चर किया मतलब रिन्यू हो जाता है। When no single party gets clear majority, देखो कभी कभी क्या होता है, 5 साल में इलेक्शन होता है, इलेक्शन में एक आधी पार्टी डायरेक्टली वन वे से चूज होके आती है। देखो पहला एक जमाना था जहाँ पे कांग्रेस मेजोरिटी से क्या होता था, चुन के आता था हमारे इंडिया में, तो तब ज्यादा क्या नहीं थे, इंटरनेशनल क्या, सॉरी नेशनल, ये नहीं थे, क्या बोलते उसको, पक्ष, बराबर। तो ऐसा नहीं था, सिर्फ कांग्रेस ही था हमारे इंडिया में, अपोजिटर पक्ष इतने अवेलेबल या स्ट्रांग वगैरह नहीं थे, अपोजिशन पार्टी, बराबर। तो मेजोरिटी को इसकी आती थी, हमेशा कांग्रेस की आती थी और हमेशा कांग्रेस हमारे यहाँ पे राज्य करता था। बट 1990 से क्या हुआ, बहुत ज्यादा तो क्या हुआ, पार्टीज, नेशनल पार्टीज आ गई, कुछ स्टेट पार्टी बनी, और उसकी वजह से क्या हुआ, वोटिंग डिवाइडेशन हो गया, और डिवाइडेशन की वजह से कभी कभी मेजोरिटी किसको नहीं मिली। फॉर एग्जाम्पल अभी भी देखो, एक एग्जाम्पल ले सकते हैं अपन, किसका,
महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में पहले देखो मिलीजुली सरकार थी, किसकी? कांग्रेस और राष्ट्रवादी की। उसके बाद में 2014 में एक महाराष्ट्र में और एक सरकार बैठी, बीजेपी और शिवसेना। तब देवेंद्र फडणवीस क्या थे? सीएम थे। उसके बाद में अभी भी उद्धव जी ठाकरे अभी सीएम बने हैं और कोलेशन गवर्नमेंट बोलते हैं उसको। तो उसके पार्टी को उसने भाग दिया, यानी एक ही पार्टी का मेजोरिटी नहीं मिला, दैट्स व्हाई उनको सहायता लेना पड़ा या हाथ लेना पड़ा, किसका? कांग्रेस और राष्ट्रवादी का। बराबर। तो ऐसा है कि जब होता है एक मेजोरिटी पार्टी नहीं आती तो दो माइनॉरिटी पार्टी एक साथ मिलकर मेजोरिटी बनती है, तो उसको बोलते हैं सेंटर आर कॉल्ड द कोलेशन गवर्नमेंट। उसको कौन सा गवर्नमेंट बोलते हैं? कोलेशन गवर्नमेंट। मतलब एक नेशनल पार्टी रहती और बाकी के स्टेट पार्टियां उसमें ज्वाइन होती है, तो उसको बोलते हैं कोलेशन गवर्नमेंट। समझ में आया? अ मेजर स्टेप टू टेक टूवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन। चलो, डिसेंट्रलाइजेशन कब से हुआ, क्यों हुआ, क्या पर्पस था? मतलब गवर्नमेंट अच्छे चले, ये पर्पस था मेन। 1992 में ये डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम स्टार्ट हुआ। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कर दिए गए? चेंजेस कर दिए गए। आपको क्वेश्चन आएगा 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन कैसे हुआ, क्या हुआ और क्या क्या चेंजेस कर दिए गए। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर, और तीसरा टायर बनाया। तब तक हमारे इंडिया में सिर्फ 2 टायर था, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। चलो देखते हैं। द फॉलोइंग मेजर्स वेयर टेकन रिगार्डिंग दिस। पहला, it is the constitutionally mandatory to hold the regular election to the local bodies। मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि इलेक्शन एकदम मैंडेटोरी है, मतलब कंपलसरी। 5 साल हो गए कि किसी भी चीज का इलेक्शन लेना पड़ेगा। बर, इलेक्शन में सिर्फ एक ही मेजोरिटी के लोग खड़े रहेंगे क्या? तो नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है, सीट्स आर रिजर्व इन इलेक्शन बॉडीज ऑन द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन फॉर द एससी, एसटी एंड ओबीसी। मतलब उनके लिए जो माइनॉरिटी लोग हैं उनके लिए कुछ सीटें क्या कर दिए गए? रिजर्व कर दिए गए। एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन, और 30% सीटें वुमेन के लिए। अभी 35 आया इलेक्शन में क्या कर दिए गए? रिजर्व कर दिए, ताकि माइनॉरिटी से माइनॉरिटी वाले लोगों को भी न्याय मिल सके। दैट वाज द पर्पस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट। फोर्थ, independent institution are called the state election. Common has been created each in each state and conduct the पंचायत and municipal election। बराबर। देखो बराबर, पंचायत किसको बोलते हैं? जो ग्राम पंचायत, मतलब जो छोटे विलेज। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक हमारे इंडिया का एक मैप थोड़ा सा आपके आंखों के सामने लाऊं। लोअर है विलेजेस, उससे बड़े है टाउन्स। टाउन्स को तालुका भी हम बोलते हैं। फिर है डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट, और फिर कंट्री। बराबर, ऐसा डिवाइडेशन है। तो फ्रेंड, जो नीचे का आते हैं, सबसे पहले ग्राम पंचायतों में इलेक्शन होता है और वहां पे एक बॉडी स्टैंड होती है, उसको ग्राम पंचायत बोलते हैं। बराबर, उसमें कुछ लोग खड़े होते हैं, तो जो चुन के आते हैं बॉडी में, उसमें से एक आदमी सरपंच बनता है और बाकी के उसके अंडर के विंग्स बनते हैं। ओके, तो ये हो गया पंचायत इलेक्शन विलेजेस में। अब टाउन हो गया। टाउन मतलब तालुका प्लेसेस, या बड़ा सिटी, बड़ा मतलब विलेजेस है, मतलब 4-5 विलेज मिलेंगे। इतनी बड़ी लोक संख्या है, जरा ज्यादा है, 1 लाख से ज्यादा है, तो वहां पे म्युनिसिपल इलेक्शन होता है। क्या होता है? नगर पालिका का इलेक्शन। बराबर, उसमें भी लोग खड़े रहते हैं, उसमें भी रिजर्वेशन सीटें सबको है, मतलब माइनॉरिटी से माइनॉरिटी पीपल को भी चांस दिया जाता है। बराबर, तो वहाँ के लोगों को जो टैक्स जमा करते हैं म्यूनसिपालिटी में, फिर उस पैसों से वो लोग क्या करते हैं? उस गांव के लिए डेवलपमेंट करते हैं, मतलब रोड्स बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोवाइड करेंगे, ऐसा ये काम। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी पावर को क्या कर दिया? सेंट्रल गवर्नमेंट में डिसेंट्रलाइज कर दिया। कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दी, कुछ पंचायत को दे दी, कुछ म्यूनसिपालिटी को दे दी। ओके, द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद द लोकल गवर्नमेंट। यानी जो रेवेन्यू जमा होता है स्टेट गवर्नमेंट के पास, जो पैसा जमा होता है टैक्सेशन के थ्रू, रेवेन्यू के थ्रू, वो पैसा वो कुछ ग्राम पंचायत को देती, पंचायत को कुछ म्यूनसिपालिटी को देती कि चलो डेवलपमेंट करो। ये स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज प्रॉपरली नोन बाय द नेम ऑफ द पंचायत राज। अभी देखो, पंचायती राज जो गांव में होगा वो पंचायत, पंचायत राज, और उसमें जो होगा वो मेन सरपंच, और जो म्यूनसिपल में म्यूनसिपालिटी में जो मेन होगा उसको बोलते हैं मेयर। ध्यान में रखना है।
ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज इन सम स्टेट्स हैज अ ग्राम पंचायत। देखो कभी कभार क्या होता है, हर विलेज में एक ग्राम पंचायत है, लेकिन कौन कौन से विलेज में ग्राम पंचायत नहीं है, दो विलेज मिलके एक ग्राम पंचायत है, तो वहां की पॉपुलेशन के ऊपर वो डिपेंड है। ओके, अभी फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत, अभी ग्राम पंचायत क्या फंक्शन करती है? इट इज द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द एंटायर विलेज, वो गांव की पूरी एक बॉडी रहती है। आपको क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत, कम से कम 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो पहला डिसीजन मेकिंग उनका काम है। द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा, यानी ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर लिस्ट मेंबर। जब भी कुछ डिसीजन लेना होता है तो ग्राम सभा लेना पड़ता है, मतलब लोगों की सभा, कम से कम 2 या 3 बार साल में लेना पड़ता है। इट हैज टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन अ ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत। एनुअल बजट करने के लिए कम से कम 2-3 सभाएं लेना पड़ता है, और जो भी पैसा जमा हुआ वो लोगों के ऊपर खर्च करना पड़ता है। टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत का परफॉर्मेंस दर साल ईच एंड एवरी ईयर क्या करना पड़ता है, जरा स्टैंडर्ड करना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है। ओके, दीज आर द फंक्शन ऑफ ग्राम पंचायत। Few gram panchayatis are grouped together to form what is usually called the panchayat samiti or a block or a mandal। आपको ये क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन बाय मंडल, व्हाट इज मीन बाय पंचायत समिति। देखो फ्रेंड, एक तालुका में इमेजिनेशन करो, भुसावल तालुका है, एक तालुका में 21 विलेजेस है, तो 21 ग्राम पंचायतें होगी, लेकिन उन सभी ग्राम पंचायतों के ऊपर एक हेड तो होना चाहिए ना ध्यान रखने के लिए तालुका लेवल पे, तो उसको बोलते हैं पंचायत समिति। यानी उनका कारोबार देखने के लिए एक ऑफिस होता है तालुका लेवल पे, उस ऑफिस का नाम होता है पंचायत समिति, और उस जो इलेक्शन होता है सबका, और फिर जो चुन के आता है वो पंचायत समिति का प्रेसिडेंट बनता है, और वही सब सरपंचों की मीटिंग वगैरह लेता है। समझ में आया? उसको बोलते हैं ब्लॉक, नहीं तो उसको बोलते हैं मंडल। चलो नेक्स्ट, ऑल द पंचायत समितिज और मंडल्स इन द डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद। बराबर है, और हर तालुका में एक ग्राम पंचायत। अब ये समझो एक तालुका में 25, एक जिला में 25 तालुकास है, मतलब 25 ग्राम पंचायत समिति होगी, और सभी पंचायत समिति के ऊपर ध्यान रखने के लिए जिला परिषद होता है। समझ में आया? यानी पावर को क्या कर दिया है, डिसेंट्रलाइज। तुम ये काम कर दो, ये काम। जिला परिषद चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद, जिला परिषद का वो हेड रहता है। द म्युनिसिपैलिटीज आर सेट अप इन टाउन्स, म्युनिसिपैलिटी कहाँ पे होती है, टाउन्स में होती है। बिग सिटीज आर कंसिस्ट इनटू अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जो बड़े होते हैं थोड़ा सा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। जैसे भुसावल में रहा तो म्युनिसिपैलिटी, जलगांव में रहा तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। समझ में आया? नासिक में रहा तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, मुंबई में रहा तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ऐसा। Both municipalities and municipal corporation are controlled by the elected bodies consist of the people of representative, और इनके ऊपर ध्यान रखने के लिए कोई होते हैं तो उसको बोलते हैं पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव, जो इलेक्शन देके हम एमपी और एमएलए करते हैं। गॉट इट? इस प्रकार से पावर को क्या कर दिया है, डिसेंट्रलाइज किया है। म्युनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी। इन द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एज अ ऑफिसियर इज कॉल्ड द मेयर। बराबर है? देखो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल का जो हेड रहता है वो म्युनिसिपैलिटी हेड, बराबर, चेयरपर्सन बोलते उसको। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का यदि कोई हेड होता तो उसको बोलेंगे मेयर, ऐसे। तो इस प्रकार से फ्रेंड ये लेसन यहाँ पे खत्म होता है। रिगार्डिंग दिस फेडरलिज्म के दिस, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज आस्क मी इन माय कमेंट बॉक्स, आई विल बी श्योरली सॉल्व योर प्रॉब्लम। और यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करना, देखो ये यहाँ पे बटन है, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और आपके फ्रेंड सर्कल में भी क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप सभी को स्टडी करने में मजा आए। ओके, और भी कुछ आपको एजुकेशनल नए नए, यदि आपने सब्सक्राइब कर डाला तो आपको जो हमारे नए एजुकेशनल वीडियोज़ आते हैं वो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। इसलिए फ्रेंड इस प्रकार से मेरा ये लेसन यहाँ पे ख़त्म होता है। Thank you. Bye.